Yesterday we have discussed about the evolution, then theory of evolution. ओके, तो कल के क्लास में हमने ऐसे पढ़ा था कि ये जो theory of evolution है ये वाइडली एक्सेप्ट की गई है. अब क्या मतलब व्हाट आर द रीजंस, ये जो थेरी है मतलब वाइडली क्यों एक्सेप्ट की है, या सभी जगह पे इन ऑल पार्ट ऑफ द राइट, सभी पार्ट में जनरली इवोल्यूशन की जो थेरी है वो मतलब ज़्यादातर मतलब वाइडली एक्सेप्ट की गई है. तो इसके कुछ रीजंस है, बिकॉज दिस थेरी हैज़ एविडेंसेस, है ना. कोई भी चीज़ मतलब आपको एक्सेप्ट करना है या आपको राइट वो क्या अजम्पशन में लेना है या एक्सेप्ट करना है, तो उसके कुछ प्रूफ्स होने चाहिए, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रूफ्स, राइट. तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स या एविडेंसेस जो थेरी है इवोल्यूशन की, थेरी ऑफ इवोल्यूशन में हमें प्रोवाइड की है. तो ऐसे कौन सी एविडेंसेस है कि जिससे हम ये थेरी वाइडली एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट. तो ये एविडेंसेस के बारे में हम आज स्टडी करने वाले. तो बेसिकली कुछ एविडेंसेस हमें दिए हैं, जैसे कि सबसे पहला एविडेंस इस थेरी का मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है, उसके बाद एनाटॉमिकल एविडेंस है, देन वेस्टिकल ऑर्गन है, राइट. देन नेक्स्ट इज़ द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, उसके बाद कनेक्टिंग लिंक्स, राइट. उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. तो ऐसे 6 टाइप्स के एविडेंसेस हमें स्टडी करना है कि जो क्या प्रूव करते हैं कि जो मतलब अभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके एंसेस्टर या उनकी ओरिजिन कोई तो भी, है ना, उनकी ओरिजिन या उनका एंसेस्टर कोई तो भी पहले था, राइट. तो ये प्रूव करता है, अंडरस्टैंड. मतलब एविडेंसेस क्या बताती है कि अभी जो बॉर्न हुआ एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है, मतलब अभी जो यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में जितने भी एनिमल्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सभी राइट मतलब वो डायरेक्टली अभी बॉर्न नहीं हुए. तो ये जो उनकी जो डेवलपमेंट है राइट, ये कैसे हुए, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल हुए, स्लोली हुई है. कुछ तो भी उनके एंसेस्टर बहुत पहले हो चुके हैं, मतलब उनके एंसेस्टर, उनकी ओरिजिन कहीं तो भी बहुत पहले हो चुकी है. तो इसके बारे में मतलब ये प्रूफ्स, तो ये जो प्रूफ्स हम आज स्टडी करने वाले हैं जो कि इवोल्यूशन को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मदद करेगी, राइट. तो सबसे पहला एविडेंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. ओके, तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ये क्या बताता है, मतलब ऑर्गेनिजम्स के या एनिमल्स के, प्लांट्स के ओरिजिन के बारे में एक्चुअली ये किस तरह से ये प्रूफ एविडेंस को मतलब इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है. सो लेट्स सी द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. So morphological evidence, what it for that, to understand the morphological evidence we must know, we must perform the one activity. इस एक एक्टिविटी आपको मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस स्टडी करने के लिए यहाँ पे स्टडी करनी है. यहाँ पे ऐसे 3 एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ये 3 डिफरेंट प्लांट्स आपको दिखाई दे रही है, राइट. तो आपको जनरली सबसे पहले तो ये 3 एनिमल्स में और ये 3 प्लांट में कौन सी सिमिलैरिटीज़ है, मतलब कौन सी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई. वो आपको मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है, राइट. तो देखो ये स्लाइड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जो क्या शोज करेगी, these are the 3 animals. ओके, तो सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक, कौन से कैरेक्टरिस्टिक में सिमिलैरिटीज है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, है ना, सभी का, तीनों का स्ट्रक्चर ऑफ माउथ नियर अबाउट, इसमें सिमिलरिटीज़ आपको दिखाई दे रही है. उसके बाद पोजीशन ऑफ आइज़ की पोजीशन देखो, वो भी समवॉट मतलब उसमें भी ग्रेट सिमिलरिटीज़ आपको दिखाई दे रही है. देन स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टिल्स, जो नॉस्टिल्स है उनका भी स्ट्रक्चर नियर अबाउट सिमिलर आपको दिखाई दे रहा है. उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ईयर पिन्ना, जो ईयर पिन्ना है उसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर आपको दिखाई दे रहा है. तो ये सिमिलरिटीज़, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन द बॉडी पे थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स है, राइट. तो ये सिमिलरिटीज़ उस एनिमल में आपको पाई गई है, मतलब इस स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज़ है. अब हम ये 3 प्लांट देखेंगे, इसमें कौन सी सिमिलरिटीज़ है, स्ट्रक्चर में कौन सी सिमिलरिटीज़ है वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो लुक एट दिस सिमिलरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक्स.
देखो लीफ का शेप, देखो लीफ का शेप नियर अबाउट सभी प्लांट का लीफ का शेप कैसे है, सेम है। उसके बाद लीफ वेनेशन, दीज आर द वेनेशंस, राइट। ये लीफ वेनेशन भी नियर अबाउट तीनों प्लांट का कैसे है, सेम है। लीफ का शेप सेम है। उसके बाद ये जो वेनेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सेम है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है पीटियोल, देखो लीफ पीटियोल, राइट। पीटियोल देखो, ये पीटियोल्स मतलब जिससे वो ब्रैक को अटैच रहता है, लीफ जिससे ब्रैक को अटैच रहता है वो भी नियर अबाउट क्या है, सेम है, राइट। इट इज़ आल्सो द सेम, राइट। ब्रैक को जो है वो भी पीटियोल, मतलब पीटियोल, इसमें भी क्या ग्रेट सिमिलरिटी आपको तीनों प्लांट में पाई जाती है। तो ये क्या डिफर्स करता है, क्या रेफर्स करता है, व्हाट इट इंडिकेट्स, व्हाट इट इंडिकेट्स। तीनों एनिमल का भी आपने स्टडी किया, यहाँ पे भी हमने स्टडी किया, तो दे शोज द मतलब उनके कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर में कैसे सिमिलरिटीज़ है, राइट। यहाँ इस तीन एनिमल की इसमें भी स्ट्रक्चर्स में भी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी सिमिलरिटीज़ है, और ये प्लांट के भी, तीनों प्लांट के भी इसमें क्या है, सिमिलरिटीज़ आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्या प्रूव करता है कि ये तीन एनिमल और ये तीन प्लांट है ना, एक एनिमल के बारे में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि इनकी ओरिजिन कुछ तो भी क्या है, सेम है। इनके जो एंसेस्टर है तीनों के क्या है, कॉमन है। मतलब दे अपीयर्स, राइट, दे अपीयर्स फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, उनकी एंसेस्ट्री कैसी है, कॉमन है। मतलब ये तीनों का जो एंसेस्टर है जिसको हम पूर्वज बोलते हैं वो क्या है, सेम है। किस तो भी एक एंसेस्टर से ये तीनों बने हैं, है ना। देन उनके हिसाब से उन्होंने फिर अपने अपने बॉडी में, बॉडी शेप में, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंजेस उन्होंने लाई है, डे बाय डे स्लो ग्रेजुअल चेंजेस उसमें उन्होंने अपने इसमें अडाप्टेशन या इवोल्यूशन किया है, अंडरस्टैंड। बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम सिमिलरिटीज़ आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको सिमिलरिटीज़ पाई जा रही है। सो इट मीन्स दैट दे हैव द कॉमन एंसेस्टर। सेम इनका एनिमल्स, ये तीनों एनिमल्स का भी है या तीन प्लांट का भी वैसी है, मतलब इनके जो एंसेस्टर है वो क्या है, कहीं तो भी कॉमन है, अंडरस्टैंड। दे हैव द सेम ओरिजिन एंड हैव द कॉमन एंसेस्टर। दोनों मतलब एनिमल्स और ये प्लांट्स जिसका हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की कि दे हैव द कॉमन ओरिजिन, उनकी ओरिजिन क्या है बेटा, कॉमन है, राइट। और दे हैव द कॉमन एंसेस्टर, दे हैव द कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, उनके जो पूर्वज है वो कैसे, कॉमन है, मतलब एक ही पूर्वज से वो बने हैं, राइट, वो इवॉल्व हुए हैं, अंडरस्टैंड। सो ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, तो ये सपोर्ट करता है एविडेंस को, ये जो ऐसी बातें मतलब मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज उनमें पाया जाना, ये क्या करता है, इट सपोर्ट्स फॉर द इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये हो गया सबसे पहला क्या बोलते हैं, एविडेंस। दूसरा एविडेंस हम स्टडी करेंगे एनाटॉमिकल एविडेंस। नेक्स्ट एविडेंस है स्टूडेंट एनाटॉमिकल एविडेंस, ओके। तो नेक्स्ट एविडेंस दैट इज द एनाटॉमिकल एविडेंस, राइट। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, जैसे ह्यूमन हैंड्स का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कैट्स का फोरलेग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। Foreleg, flipper of whale and patagium of bat is shown. ओके, तो सेकंड एविडेंस हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम एनाटॉमिकल एविडेंस बोलेंगे, राइट। अब एनाटॉमिकल एविडेंस में आपको ह्यूमन का हैंड दिखाई दे रहा है, कैट्स फोरलेग दिखाई दे रहा है, फ्लिपर ऑफ व्हेल दिखाई दे रहा है, उसके बाद पेटाजियम ऑफ बैट दिखाई दे रहा है। तो इफ यू ऑब्जर्व दीज स्ट्रक्चर्स, राइट, ह्यूमन का हैंड देखो, कैट्स का फोरलेग देखो, फ्लिपर ऑफ व्हेल देखो, तो इन चारों में मतलब ऐसी सुपर स्पेशियल सिमिलरिटीज आपको दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी बहुत ही सुपर स्पेशल सिमिलरिटीज है ना। तो उनके फंक्शन में सिमिलरिटीज आपको दिखाई दे रही है, या उनके फंक्शन मतलब जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं उसमें भी सिमिलरिटीज नहीं दिखाई देती है, और उनके सुपर स्पेशल सिमिलरिटीज भी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, राइट। So there doesn't seem any super special similarities between human hands, cat's foreleg, flipper of whale and the patagium of the bat. तो ये चारों एनिमल्स के स्ट्रक्चर्स या राइट आपको दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमन का हैंड दिया है, कैट का फोरलेग है, व्हेल का फ्लिपर है, पेटाजियम ऑफ द बैट है, इनमें ऐसी मतलब बहुत सुपर स्पेशल सिमिलरिटीज आपको दिखाई दे नहीं रही है ना। दिखाई दे रही है क्या,
राइट नहीं है, बराबर है कि नहीं। तो उसके बाद इनका जो वर्क जो ये परफॉर्म करते हैं, जैसे हैंड से हम जो वर्क परफॉर्म करते हैं, मतलब उनका फंक्शन जिसको हम क्या बोलेंगे फंक्शन भी क्या है, डिफरेंट है। कैट्स के 4 लेग का फंक्शन डिफरेंट है, वैसे ही ह्यूमन के हैंड का फंक्शन डिफरेंट, इट परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। फ्लिपर ऑफ द वेल का फंक्शन डिफरेंट, और बैट का पेटाजियम का जो फंक्शन है वो क्या डिफरेंट है। ना तो उनमें सुपर स्पेशल सिमिलरिटीज आपको दिखाई दे रही है, ना तो उनमें आपको क्या दिखाई दे रही है, सुपर स्पेशल सिमिलरिटीज आपको दिखाई दे रही है, ना तो उनका फंक्शंस क्या है सिमिलर है। लेकिन कुछ ऐसी सी चीज़ें हैं इसमें कि वो क्या है स्टूडेंट कॉमन है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, राइट। तो जनरली देयर इज अ सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड द बॉडी जॉइंट्स इन द ऑर्गन ईच ऑफ दीज एनिमल्स। कोई भी सुपर सिमिलरिटीज उनमें पाई नहीं जाती है, राइट। सुपर स्पेशल सिमिलरिटीज पाई नहीं जाती है, ना तो उनके फंक्शन सेम है चारों के, राइट। लेकिन उनके बोन को आप कीनली ऑब्जर्व करोगे तो वो बोन का जो स्ट्रक्चर है और उनके जो जॉइंट्स है ऑर्गन की, वो क्या है, उनमें आपको क्या दिख रही है, सिमिलरिटीज दिख रही है। आप ऑब्जर्व करो, कीनली ऑब्जर्व करो ये चारों के स्ट्रक्चर्स, राइट। दे हैव नॉट ग्रेट सिमिलरिटीज बट और दे हैव नॉट सुपर स्पेशल सिमिलरिटीज इन दैट ऑर्गन्स, राइट। और उनके फंक्शन भी क्या है, डिफरेंट है, फंक्शन भी सिमिलर नहीं है। लेकिन आप कीनली ऑब्जर्व करते हो तो उनके जो बोन्स है, बोन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे सिमिलर है, बोन का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा है आपको, सिमिलर। और जो जॉइंट्स है ऑर्गन के, जो भी जॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सिमिलर है। तो ये शोज करता है कि ये चारों के चारों की ओरिजिन कुछ तो भी क्या है, कॉमन है। दे हैव द कॉमन एंसेस्टर और दे हैव अ सेम ओरिजिन, मतलब वो कोई तो भी सेम ओरिजिन से बने हैं, अंडरस्टैंड। तो ये सपोर्ट करता है एविडेंस के लिए एंड इवोल्यूशन के लिए, राइट। दिस इज इसको एनाटॉमिकल क्यों बोला गया है, क्योंकि एनाटॉमिकल मतलब एनाटॉमी यानी इट्स स्टडी ऑफ बोन से रिलेटेड जितने भी जो भी स्टडी है वो किस में आती है, एनाटॉमी में आती है। तो यहाँ पे बोन्स का स्ट्रक्चर, उनके जॉइंट्स जो है वो आपको सिमिलर पाए जाते हैं। तो ये शोज करता है कि दे हैव द कॉमन एंसेस्टर, उनके एंसेस्टर चारों के एंसेस्टर कहीं तो भी क्या है, कॉमन है, राइट। चारों की ओरिजिन कहीं तो भी बहुत पहले क्या होंगी, सेम होंगी, मतलब एक ही ओरिजिन से ये चारों डेवलप हुए होंगे या फॉर्म हुए होंगे, राइट। तो ये सपोर्ट करता है, ये एविडेंस सपोर्ट करता है इवोल्यूशन के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा एनाटॉमिकल एविडेंस, राइट। ये दिस सिमिलैरिटी इंडिकेट दैट दिस एनिमल मे हैव द कॉमन एंसेस्टर और मे हैव द कॉमन ओरिजिन, अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हो ये बॉडी के कुछ ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सी द स्ट्रक्चर, सम ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। बॉय का स्ट्रक्चर या ह्यूमन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, सो मेनी टाइप्स ऑफ द ऑर्गन्स आर देयर। और बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में, ऑर्गन को मिलके आपको पता है कि ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन कंबाइन होके सिस्टम फॉर्म होती है, राइट। ये आपको ये फार्मूला पता है कि मतलब किस तरह से और होल बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम मिलके हम होल बॉडी फॉर्म होती है। ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, राइट। दे वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन, और वो कैसे वर्क करते हैं, कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। उनका जो वर्क है वो कैसे रहता है, कोऑर्डिनेशन में। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इज ईच ऑफ द ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी यूजफुल टू द ऑर्गेनिज्म। अब बॉडी में प्रेजेंट रहने वाले जितने भी ऑर्गन्स है वो सभी ऑर्गन्स यूजफुल है क्या, ऑर्गेनिज्म को यूजफुल रहते हैं क्या। क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंस रहते हैं, राइट। तो सभी ऑर्गन ऑर्गेनिज्म को यूजफुल है क्या। सो व्हाट इज योर आंसर, है क्या यूजफुल सभी ऑर्गन्स। अब हमें तो पता है कि जनरली सभी ऑर्गन मैक्सिमम हमें ऐसे ही ऑर्गन पता है कि जो जनरली यूज़ में आते हैं, वो उनके बारे में आपको डिटेल स्टडी है, बराबर है कि नहीं। मतलब जो ऑर्गन वर्किंग में हम ऐसा ही जानते हैं कि
एक्चुअली बॉडी में ऑर्गन है तो वो दे वो वर्क ही करते होंगे, वो फंक्शनली मतलब वो फंक्शनली ऑर्गन होंगे, उनका कुछ तो भी फंक्शन होगा ही, इसलिए तो वो बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं? ऐसा गैर समझ है हमारा, जिसको हम गोड गैर समझ बोल सकते, बराबर है कि नहीं? लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में ऐसे भी कुछ ऑर्गन्स हैं, मतलब सभी ऑर्गन्स, ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे हम कि ऑल द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर नॉट फंक्शनल और आर नॉट यूजफुल टू द ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गन ऑर्गेनिज्म को यूजफुल नहीं होती है, राइट? ये हमें पता ही नहीं, बराबर है कि नहीं? मतलब हमें क्या पता है कि बॉडी में ऑर्गन्स है, मतलब उनका कुछ ना कुछ फंक्शन तो होगा ही, बराबर है? लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे भी कुछ ऑर्गन्स है कि वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन दे आर नॉन फंक्शनल। वो कैसे है? नॉन फंक्शनल है। तो ऐसा क्यों, ऐसे ऑर्गन्स क्यों है? तो उसके पीछे भी वो रीजंस है ना? तो वो रीजंस क्या है, उन ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? वो ऑर्गन हमारी बॉडी में कैसे आए हैं, मतलब नए से आए हैं या पहले कुछ तो भी है, पहले से भी प्रेजेंट है ना? तो ऐसे ऑर्गन्स एक्चुअली हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहती कि दे आर नॉन फंक्शनल, दे आर प्रेजेंट, राइट? लेकिन उनका फंक्शन कुछ भी नहीं रहता, मतलब वो फंक्शन नहीं करते, राइट? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो ऑर्गन, सभी ऑर्गन जनरली बॉडी को यूजफुल नहीं है, राइट? देखो स्क्रीन पे, एवरी ऑर्गन्स आर नॉट यूजफुल टू आवर बॉडी. It is not necessary that each organ present in the body of organism is useful to that organism. मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जितने भी ऑर्गन्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट है वो उसको यूज़फुल है. उसके बारे में अभी मैंने डिस्कशन किया, हमने डिटेल्स में मैंने बताया. ओके, नेक्स्ट. इन ह्यूमन बॉडी देयर आर मेनी ऑर्गन्स विच आर नॉट यूजफुल टू इट. ह्यूमन का ही सोचेंगे हम, जैसे हम ह्यूमन है तो ह्यूमन बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हमें पता नहीं है कौन से तो हमें पता नहीं. तो आज हम देख लेंगे कि एक्चुअली हमारे बॉडी में ऐसे भी ऑर्गन है कि वो प्रेजेंट है लेकिन उनका यूज़ हमें कुछ भी नहीं है. तो चलो आज वो भी देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में हमें बॉडी का आउटर अपीयरेंस ही पता है, मतलब जो दिखता है वही हमें पता है ना, जिसके बारे में सुना है वही है, हमें पता है. लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे भी कुछ ऑर्गन्स है कि वो यूज़फुल नहीं है. तो कौन से वो ऑर्गन्स है उसके बारे में हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे या इंट्रोडक्शन उनका लेंगे, राइट. तो सबसे पहले अपेंडिक्स आपने सुना होगा. चलो अपेंडिक्स हो गया बोलते, उसको अपेंडिक्स का है ना, मतलब अपेंडिक्स से परेशानी हो रही है, फिर उसको प्रॉपरली ऑपरेट किया जाता है और अपेंडिक्स ऑपरेट करके उसको रिमूव किया जाता है. अपेंडिक्स आपने नाम सुना होगा, राइट. तो एक्चुअली अपेंडिक्स तो ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है. तो एक्चुअली इस अपेंडिक्स का कोई भी फंक्शन नहीं है, राइट. इसका कोई भी फंक्शन जनरली हमारे बॉडी में नहीं है, जैसे कि टू द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन और ड्यूरिंग एनी अदर प्रोसेस, राइट. मतलब हमारे बॉडी में अपेंडिक्स प्रेजेंट है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन के लिए या कोई भी प्रोसेस के लिए इसका यूज़ नहीं है. अंडरस्टैंड. मतलब डाइजेशन के लिए आपने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी की है इसके पहले के स्टैंडर्ड में, या जो भी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया होगा. तो वहाँ पे ऐसे आपने देखा है क्या, एलिमेंट्री कैनल और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपने देखा है कि वो डाइजेशन के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. लेकिन अपेंडिक्स का नाम आपने वहाँ पे देखा है क्या कि डाइजेशन के लिए सपोर्ट करता है? नो. अपेंडिक्स आपको दिखाई दिया है क्या? हाँ, लेकिन वो रहता है तो वहीं पे रहता है ना, प्रेजेंट रहता है वहीं पे, लेकिन उसका डाइजेशन के लिए कोई भी फंक्शन नहीं है. मतलब वो डाइजेशन का कोई भी किसी भी डाइजेशन के मतलब काम में हेल्प नहीं करता है या वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है. अंडरस्टैंड. इसलिए ये प्रेजेंट है लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली नॉन फंक्शनल. अंडरस्टैंड. अपेंडिक्स आपने लिखा है, आपने स्टडी किया है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में? चलो अपेंडिक्स भी है, ऐसा हेडिंग तो भी लिखा है क्या आपने क्वेश्चन आंसर लिखते समय, या पढ़ा भी नहीं होगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है करके, राइट. तो ये ऑर्गन अपेंडिक्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, बट इट इज कंप्लीटली नॉन फंक्शनल. अंडरस्टैंड. in the same way, wisdom teeth, which is present in the mouth along with other set of teeth, does not help in chewing of food. ओके. And उसके बाद ये विजडम टीथ, वो भी हमारे टीथ के साथ ही प्रेजेंट रहता है, राइट. तो अदर टीथ जनरली चेविंग, जो हम फूड खाते हैं उसका चीविंग करने का वर्क करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली चेविंग के लिए ये आपको दिखाई दे रहा है विजडम टीथ.
तो ये भी कैसे है कि वो प्रेजेंट रहता है लेकिन इट डजेंट हेल्प इन फॉर अचीविंग द फूड, मतलब इट इज आल्सो अ नॉन फंक्शनल, and just acts as a non-functional part present in the mouth. राइट, नॉन फंक्शनल करके ही वो रहता है। If these body parts are not useful to the human body, then why are they present in the body? तो क्वेश्चन तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको अराइज होगा कि ये जनरली जो स्ट्रक्चर्स है, राइट, दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी बट दे आर नॉन फंक्शनल, देन व्हाई दे आर प्रेजेंट, वो क्यों प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ये तो बराबर है कि वो फंक्शनल नहीं है, उनका कोई भी काम नहीं है, तो क्यों प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, राइट, ये क्वेश्चन तो Come, अराइज होगा। let us explore about it. तो इस क्यों Vestigial organs, degenerated or under राइट, तो ऐसे जो ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन दे आर कंप्लीटली नॉन फंक्शनल, उनको हम कौन से ऑर्गन बोलेंगे स्टूडेंट, वेस्टिगल ऑर्गन, और वी मे से दैट वेस्टिजियल ऑर्गन, प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, वेस्टिगल ऑर्गन या वेस्टिजियल ऑर्गन। तो किसे बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, कि द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, right, but they are completely non-functional or they do not perform any function, right. So let's have the definition: degenerated or underdeveloped useless organ of the organism, degenerated or underdeveloped useless organs of organism are called the vestigial organ, उनको हम क्या बोलेंगे, vestigial organ, useless, degenerated है ना, degenerated या underdeveloped, उनका कंप्लीटली डेवलपमेंट भी नहीं है, आधा डेवलप है ना, यूजलेस, राइट, डीजेनरेट हुए पार्ट्स, राइट, वो हमारे बॉडी के हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट रहती है, ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और underdeveloped useless organs of organisms are called vestigial organs. अंडरस्टैंड। In living organisms, sudden development of new tissues or organs for living in changing environment is not possible. देख लो, सडनली Instead, कोई भी टिश्यूज का या कोई भी सेल्स का जनरली फॉर्मेशन सडनली एनवायरनमेंट में होना पॉसिबल नहीं है, सडनली, राइट। तो existing organs undergo gradual changes. जनरली सडनली तो कोई ऑर्गन डेवलप नहीं हो सकता है ना, तो जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गन है उसमें ही ग्रेजुअल सराउंडिंग के हिसाब से, वो कौन से सराउंडिंग में रहता है, कौन से एनवायरनमेंट में रहता है, उसके हिसाब से उसी ऑर्गन में क्या आती है, चेंजेस आती है, उसी ऑर्गन में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। सडनली मतलब ऑर्गेनिजम्स में सडनली कोई भी किसी टिश्यू में या किसी ऑर्गन में चेंज नहीं होता है। तो जो मतलब कोई नया ऑर्गन, चलो इस एनवायरनमेंट में इस ऑर्गन की ज़रूरत है, तो वो सडनली डेवलप होता है क्या, नहीं। तो जनरली जो प्रीवियस ऑर्गन है उसमें ही कुछ चेंजेस आती है ना, उसका चलो उस मतलब जिस सिचुएशन में जिस हैबिटेट में वो रहता है तो उस ऑर्गन का वहाँ पे फंक्शन नहीं है, तो चलो सडनली वो डिसअपियर हो जाता है क्या, नहीं। इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर, बहुत सारा समय लगता है, क्योंकि ये स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, राइट, इस तरह से। Mostly, a specific structure in the body is useful under certain situation. है ना, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर सर्टन सिचुएशन में कैसा यूजफुल रहता है। However, same structure under different situation may become useless or even harmful. राइट, मतलब एक सिचुएशन में वही बॉडी का स्ट्रक्चर क्या यूजफुल है, तो सेम स्ट्रक्चर कुछ सिचुएशन में कैसा यूजलेस है या हार्मफुल भी हो सकता है, राइट। Such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. फिर ऐसा जो स्ट्रक्चर है जो यूजलेस नहीं है, राइट, जनरली उसका कोई भी फंक्शंस नहीं है या उससे हार्म हो सकता है उस ऑर्गेनिज्म को, तो डे बाय डे किसी चीज़ का यूज़ आप करते नहीं हो तो वो जनरली क्या होता है, डीजेनरेट होना शुरू होता है, राइट। उसका डीजेनरेशन शुरू होना, उसका वो डीजेनरेट मतलब उसका डीजेनरेशन या जिसको हम नष्ट बोलते हैं ना, उसको अंडर डेवलप, राइट, उसका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है, वो डीजेनरेट होना उसका शुरू होता है, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर्स जो डीजेनरेट, It takes thousands of years for a structure to disappear. अब ये स्ट्रक्चर्स जनरली डिसअपियर होता है, जिसको हम डीजेनरेट होता है ऐसे बोले, तो डायरेक्टली डीजेनरेट होता है, चलो आज इसका यूज़ नहीं है तो चलो डीजेनरेट, तू निकल जा, ऐसे होता है क्या, नहीं। इट आल्सो टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बराबर, इसको भी बहुत सारे साल लगते हैं क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है।
चलो काट दिया मतलब डिजेनरेट हो गया क्या? नया ऑफस्प्रिंग में तो वो सेम आएगा ही ना, बराबर है कि नहीं? वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में आएगा। तो मतलब कोई भी चीज़, अब इसका ग्रेट एग्जांपल कैसे कि कोई चीज़ यूज में रहती है, फंक्शन में रहती है तो वो अच्छी रहती है। कोई भी इक्विपमेंट देख लो आपके घर का, है ना, कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक गैजेट देखो या कोई भी, वो यदि फंक्शनल रहेगा ना तो वो अच्छा वर्क करेगा, अच्छे से रहेगा। लेकिन वो फंक्शनल नहीं रहेगा, मतलब चलो 4 साल, 1 साल, 2 साल, है ना, कुछ दिन आपने उसको हाथ लगा के भी नहीं देखा, उसको मतलब स्टार्ट करके ही नहीं देखा, तो वो फिर जब आप उसको स्टार्ट करने जाओगे इट डिडंट वर्क, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, मतलब इट इज़ यूजलेस हो गया, वो नॉन फंक्शनल फंक्शन भी नहीं है। तो वो उसकी जो मतलब उसका जो एक्चुअली स्ट्रेंथ है वर्क करने का, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब डीजनरेट हो जाएगा। सेम थिंग इज हियर, हमारे बॉडी के ऑर्गन का भी वैसी है, या ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऑर्गन का या स्ट्रक्चर का भी वैसे ही है। वो स्ट्रक्चर यदि कंटिन्यूसली यूज में रहता है तो ही वो फंक्शनल रहता है, अदरवाइज वो डिसअपियर होता है। लेकिन डिसअपियर होने के लिए भी मैंने बोला कि वो चलो आपने 1 साल यूज़ नहीं किया तो नेक्स्ट, मतलब इस जनरेशन में आपने यूज़ नहीं किया तो नेक्स्ट जनरेशन में वो डिसअपियर होगा, ऐसे होगा क्या? नहीं, इसके लिए भी बहुत साल लगते हैं, थाउजेंड्स, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट? डिजनरेशन या जिसको हम डिसअपियर बोलेंगे, ऐसा ऑर्गन जो फंक्शनल नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो उसको भी मतलब डिसअपियर होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स क्या है लग जाती है, मतलब ये स्लो प्रोसेस है, अंडरस्टैंड? Such organs are seen in different phases of disappearance in different animals. है ना, डिफरेंट फेजेस में आपको दिखाई Such organ, though non-functional in certain organisms, it may be functional in other organisms. ऐसे जो ऑर्गन है वो नॉन फंक्शनल इन सम ऑर्गेनिज्म बट दे आर फंक्शनल इन द अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में वो ऑर्गन है तो उस ऑर्गेनिज्म में वो नॉन फंक्शनल रहते हैं। लेकिन सेम ऑर्गन्स यदि दूसरे ऑर्गेनिज्म में या एनिमल्स में प्रेजेंट रहते हैं तो वहाँ पे लेकिन वो कैसे रहते हैं? फंक्शनल रहते हैं, अंडरस्टैंड? मतलब हम ऑर्गन्स, मतलब कि जिसको हमने वेस्टिजियल ऑर्गन बोला है कि कुछ अच्छा जिसमें वो नॉन फंक्शनल रहते हैं उसके लिए वो क्या हो गए? वेस्टिजियल हो गए या वेस्टिगल ऑर्गन हो गए। लेकिन सेम ऑर्गन्स दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म में क्या रहते हैं स्टूडेंट? यूजफुल रहते हैं, बराबर? सेम ऑर्गन्स दे आर यूजफुल, तो उनके लिए वो वेस्टिगल हो गए क्या? दे आर नॉट वेस्टिगल ऑर्गन्स इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, अंडरस्टैंड, राइट? That is, it is not vestigial in other organisms. Appendix, which is useless to humans, is useful and fully functional organ in ruminants. राइट? जैसे अपेंडिक्स ये ह्यूमन में यूजलेस है, मतलब जिसको वेस्टिगल ऑर्गन बोला है। लेकिन जो रूमिनेंट्स है, अदर एनिमल्स है, जैसे कि आपको काउज है, राइट, उनमें वो कैसा है? फंक्शनल है, राइट? वो अपेंडिक्स कैसा है? उस ऑर्गेनिज्म में, उस एनिमल्स में क्या फंक्शनल है, लेकिन ह्यूमन में कैसा है? वो यूजलेस है, अंडरस्टैंड? देन मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना ह्यूमन में कैसा है? यूजलेस ऑर्गन है, ह्यूमन में यूजलेस है। लेकिन इफ यू सी टू दिस ऑर्गेनिज्म इट इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन, अंडरस्टैंड? ह्यूमन बींग्स में ईयर का जो पिन्ना है, आपको पता है ईयर का पिन्ना, ये आउटर पोर्शन ऑफ द ईयर, इट इज कॉल्ड द पिन्ना, इट इज कंप्लीटली यूजलेस, है कि नहीं? लेकिन ये ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई दे रहा है, तो उसमें फुल्ली यूजफुल है और फंक्शनल है ईयर पिन्ना। तो अब ये ईयर पिन्ना, ये हम ह्यूमन बीइंग में कैसे बोल सकते हैं कि ये वेस्टिगल ऑर्गन, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन इस केस में वेस्टिगल ऑर्गन बोल सकते हैं क्या? नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद टेलबोन है, विजडम टीथ है, कॉकिक्स है, राइट? बॉडी हेयर्स है, दीज आर द टेलबोन, कॉकिक्स, विजडम टीथ, बॉडी हेयर्स, ये डिफरेंट वेस्टिगल ऑर्गन है, राइट? ह्यूमन बॉडी में रहने वाले वेस्टिगल ऑर्गन, टेलबोन, कॉकिक्स, अंडरस्टैंड? विजडम टीथ, और उसके बाद अपेंडिक्स, हेयर्स, राइट? दे आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी बट दे आर कंप्लीटली नॉन फंक्शनल, ओके? उसके बाद ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन,
यूजफुल एंड फुल्ली डेवलप ऑर्गन है यहाँ पे, लेकिन ह्यूमन में ये कैसा है, यूजलेस है ना। ये आइज़, जो हमारे आइज़ है उस पर एक मेम्ब्रेन रहती है जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलेंगे हम। तो ये जनरली, ये बर्ड में जनरली कैसे यूज़फुल है, लेकिन ह्यूमन में ये कैसे कम्प्लीटली नॉन फंक्शनल मेम्ब्रेन है, हमारे इसमें ये फंक्शनल नहीं है। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे इसमें वेस्टिजल हो गई, राइट। उसके बाद ये फुल्ली डेवलप विंग्स, ओके, लेकिन ईमू का देखते हो तो ये अंडर डेवलप विंग्स है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट फ्लाई। तो ये विंग जो है फुल्ली डेवलप है, तो ये इसके लिए यूज़फुल है, अंडरस्टैंड। लेकिन सेम ऑर्गन ईमू का हम देखते हैं, ईमू आपने देखा होगा, ईमू बर्ड, ओके, तो उसमें वो प्रेजेंट रहती है लेकिन अंडर डेवलप, दैट्स वाई इट डोंट फ्लाई, अंडरस्टैंड। तो ये वेस्टिगल ऑर्गन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि वेस्टिगल ऑर्गन या कंपैरिजन करो वेस्टिगल ऑर्गन का, राइट। ड्यूरिंग इवोल्यूशन चेंजेस टुक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते गया, मतलब चेंजेस आते गए, अंडरस्टैंड। आप देख रहे हो ये स्क्रीन। हाउ कैन वी टेल विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर एगो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो अब ठीक है, अब कुछ ईरा हो गए, कुछ साल हो गए, मतलब फोटोग्राफ्स या वीडियोस वगैरह ये सब चीज़ें है ना, या लिख के भी हम, मतलब कुछ साल हो गए कि लेखन कला वगैरह ये सभी चीज़ें आ गई है जिसमें उसके बारे में पर्टिकुलर ड्राइंग्स बना के रखे लोगों ने, राइट। लेकिन अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आने के लिए बहुत सारे साल लगे, बराबर है कि नहीं। तो हम ऐसे कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा एनिमल्स या कौन सा ऑर्गेनिज्म कब आया है, ये भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी कैसे अवेलेबल की होंगी, मतलब कौन से मतलब ऐसा कौन सा प्रूफ उन्होंने कलेक्ट किया होगा कि जिससे हमें पता चला है कि ये कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कब एग्जिस्ट हुआ है अर्थ पे, है ना। इसके बारे में भी एविडेंस जनरली, मतलब ऐसा कौन सा एविडेंस है कि जिसने इस सभी के बारे में हमको बताया है, राइट। तो वो एविडेंस हम स्टडी करेंगे, राइट। बराबर है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कब एग्जिस्ट हुआ है, राइट। तो ये जो एविडेंस है वो कौन सा एविडेंस है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। तो उस एविडेंस को हम क्या बोलेंगे, चलो लेट्स कैरी फॉरवर्ड टुवर्ड दैट एविडेंस। तो ये जो एविडेंस है उसको हम बोलेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, राइट। तो एक्चुअली मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब अर्थ का जन्म होते हुए बहुत साल हुए, उसके बाद उस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद यूनिसेलुलर, देन मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे डेवलप हुए हैं, राइट। लेकिन एग्जैक्टली अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस साल में या इतने साल में, मतलब इतने दिनों पहले वो अर्थ पे आया है, अर्थ पे उसका एग्जिस्टेंस है। तो मतलब वो उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो ये इंफॉर्मेशन किसके आधार पे ली गई है, राइट। मतलब कौन सा संशोधन है या कौन सी टेक्निक्स है जिससे हमें ऐसे एग्जैक्ट पता चला है कि नियर अबाउट कि ये ऑर्गेनिज्म इस वक्त अर्थ पे एग्जिस्ट हुआ है, अंडरस्टैंड। तो इसके बारे में फुल्ली स्टडी, मतलब वो जो एविडेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ये कहाँ किस में स्टडी करेंगे, कौन सी एविडेंस में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो ये उसके बाद पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के बाद कनेक्टिंग लिंक है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में स्पेशली वो जो प्रोसेस है उसको कार्बन डेटिंग प्रोसेस बोलेंगे, है ना। इट्स अ केमिकल प्रोसेस, है ना, वो सपोर्ट करता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस के लिए कि जनरली फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है इसमें, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ये फोर्थ वाला एविडेंस है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। उसके बाद कनेक्टिंग लिंक्स, और लास्ट वन इज़ द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ओके। तो ये जो एविडेंस है, आज हमने 3 एविडेंस स्टडी किए, तो रिमेनिंग जो 3 एविडेंस है जिसमें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है, कनेक्टिंग लिंक्स है, राइट, और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, ओके। तो वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ओके। तो आज हमने जनरली एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन शुरू किया था। सबसे पहला एविडेंस हमने मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस लिया है, उसके बाद
हमने एनाटॉमिकल एविडेंस लिया है और फिर वेस्टिगल ऑर्गन के बारे में हमने स्टडी किया है। तो स्टूडेंट ये एविडेंस के बारे में आप जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पेपर देख लो कि हमेशा इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर है कि नहीं। स्पेशली एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में तो बहुत बार, उसके बाद कनेक्टिंग लिंक पे भी हर साल नियर अबाउट उस पर क्वेश्चन रहता ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एविडेंसेस है या पॉइंट्स है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप ये 3 एविडेंस आज प्रिपेयर करो, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम ये बचे हुए 3 जो एविडेंस है वो ले लेंगे, ओके। फिर हम हमारा और नेक्स्ट पोर्शन इसका शुरू करेंगे। तो अभी के लिए आज इतना ही, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। थैंक यू।